बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं दुल्हन बनी अपने शौहर के साथ स्टेज पर बैठी थी। इस वक्त मैं बेहद नर्वस थी। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। शायद इसलिए मैं हाथ से ज़्यादा बदहवासी का शिकार थी। दुल्हन बनी स्टेज पर बैठे हुए मुझे लग रहा था कि सामने बैठे बाराती मुझे देखकर शायद मेरी किस्मत पर रशा कर रहे हों कि देखो इस मोटी की किस्मत। गबरू नौजवान जो कि दौलतमंद भी बहुत था, इसका नसीब बन चुका है। मुझे लग रहा था कि सामने बैठे सब लोग सिर्फ मेरे बारे में ही चमनगोइयाँ कर रहे हैं, या तो मेरे शौहर को देखकर इसकी किस्मत पर अफसोस कर रहे हैं कि कैसा हैंडसम नौजवान है। इस मोटी लड़की में आखिर नज़र ही क्या आया था? ये सवाल तो मैंने खुद भी इस वक्त किया था जब मेरा रिश्ता रामस से तय हुआ था। काफ़ी देर आईने के सामने खड़े मैं अपने पूरे वजूद को देखती रही, जो बिल्कुल बेढंगा सा था। ना ही इसमें इतनी खूबसूरती थी कोई मेरे हुस्न पर फिदा होता। मैं आम सी शक्ल व सूरत की लड़की थी, और इस बार मेरा मोटापा और बेढंगापन मुझे इस कदर बदनुमा कर चुका था कि कोई भी आंख भर के मुझे देखता तक ना था। मेरे लिए तो कोई मुनासिब घर का रिश्ता भी ना आता तो मेरी माँ खुशी से मुझे रुखसत कर देती। इस वक्त शायद मैं इतनी परेशान ना होती, ना ही इतनी बदहवासी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे लिए किसी भी शहजादे गुलफाम का रिश्ता नहीं आएगा। लेकिन मेरे लिए जब रामस का रिश्ता आया तब मेरे होश उड़े। रामस अपनी वालदा के साथ खुद मुझे देखने आया था। मुझे लगा था कि वो लोग भी ऐसे ही उठकर चले जाएंगे जैसा कि अभी तक मेरे आने वाले रिश्ते मुझे देखकर उठकर चले जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। वो लोग मुझे पसंद कर गए थे, और सुनने में आया था कि मैं रामस को बेहद पसंद हूँ। मुझे लगा शायद मेरी समात ने कुछ गलत सुना है। मेरी छोटी बहन मुझे यही बता रही थी कि खुशी से इसने मेरे मुंह में मिठाई डाली। कहा था कि आप भी रामस भाई तो आप पर फिदा हो गए हैं। ये कहकर इसने खुशी से मुझे गले लगा लिया, और मैं हक्का बकाई से देखती रही थी। ये कैसे मुमकिन था कि वो तो एक खुश नौजवान था, फिर दौलतमंद भी था, तो गरीब था। ना ही बज़ाहिर इसमें ऐसा ऐब था कि वो मुझे जैसी को पसंद करता, और ना ही मैं कोई ही ज़्यादा दौलतमंद थी कि वो लालच में ये सब करता। मेरे अंदर कई सवाल आ रहे थे, क्योंकि मुझ में पसंद करने के लायक कुछ नहीं था। मैं खड़ी हुई और आईने के सामने जाकर खुद को देखने लगी। अपने हाथ से अपने हर नक्श को छूने लगी। आम से नक्श, आंखें भी छोटी छोटी। चेहरे पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था जिस पर रामस का दिल आता। फिर मैं वजूद को देखा, जो कि बेढंगा सा। रंगत भी कोई ज़रूरत से ज़्यादा ना थी। रामस की जगह कोई मामूली शक्ल व सूरत का शख्स मुझे पसंद करता तो शायद मुझे इतनी हैरत। बहरहाल मेरी शादी भी जल्दी ही। अपनी शादी वाले दिन मैं बेहद नर्वस थी, बदहवासी थी। न जाने क्यों मुझे ये सब अपनी खुशनसीबी भी नहीं लग रही थी। लग रहा था कि जैसे बात कुछ और है, क्योंकि रामस के चेहरे पर मैंने एक पल के लिए भी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। खुशी का ऐसा कोई रंग नहीं देखा था जो कि दूल्हा के रूप में होता है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा दिल खौफ के वसवसों में था। हो सकता है कि घर वालों ने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की हो। पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेगा। शायद लफ्ज़ों से जलील करेगा, मुझे मेरे ऐब गिनवाएगा। लेकिन जो कुछ रामस ने किया मेरे साथ, वो मेरे गुमान बेबी ना था। मर्द का ये रूप भी हो सकता है। इसने तो मुझे शादी की तकरीब में भी अपने एहतमाम को पहुंची, और मैं रुखसत होकर बड़ी सी गाड़ी में रामस के बंगले में आ गई। बहुत ही शादा और खूबसूरत कमरा था जहां मुझे लाकर बैठाया गया था। बज़ाहिर मेरी सास नंद सभी मुझे चाहत दिखा रही थी। कुछ देर में वो कमरे से बाहर चली गई। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा दिल न जाने क्यों खौफ के मारे कांप रहा था। दरवाज़ा बंद करना जी अपनी अच्छी किस्मत पर यकीन नहीं आ सकता था, क्योंकि मेरे साथ जब भी अच्छा होता था तो बस कुछ पल की खुशी मुझे देता था। इसके बाद हमेशा वो खुशी मैंने गम में बदलती देखी थी। बचपन से आज तक मेरे साथ ऐसा ही होता आ रहा था। मैं बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाते, और अपनी वालदा की बातें अब्बू को लेकर आए। मैं
में मुतला थी जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। रामस मेरे कमरे में दाखिल हुए। इनके हाथ में एक दूध का गिलास था जो इन्होंने साइड टेबल पर रख दिया। मैं कुछ समेट कर बैठी गई, नज़रें भी मेरी झुकी हुई थी। इस वक्त मेरे दिल में कोई भी जज्बा नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि रामस का रवैया मेरे साथ कैसा होगा। रामस मेरे पास आकर बैठ गए, मुझे मुँह दिखाई की अंगूठी भी पहनाई। इनका रवैया वैसा ही था जैसे कि शौहर का होता है। मुझसे इधर उधर की बातें की, मेरी तारीफ भी की, मेरे हाथ की मेहंदी भी देखी। मैं कुछ मुतमिन सी हो गई। फिर मुझे दूध का गिलास थमा दिया। कहने लगे, इससे पी लो। मुझे भूख तो बिल्कुल भी ना थी, लेकिन मैंने इनकार नहीं किया। दूध का गिलास मैंने पीकर साइड पर रख दिया। कुछ बातों के बाद मैंने अपने लिबास को तब्दील किया। जैसे ही मैं बेड पर आई, मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी, जैसे मुझ पर नींद तारी हो रही हो। रामस अभी मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन मैं नींद में जाने लगी। कुछ ही देर में गहरी नींद सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वॉशरूम में पानी की आवाज़ आ रही थी। मैं फौरी से उठ के बैठ गई। मेरा सर भी चकरा रहा था। मैंने सामने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज रहे थे। मेरी आंखों में अभी तक नींद का असर था। बेशक मैं रात में नींद में ही थी, लेकिन इतना जान चुकी थी कि रामस मुझसे अपना हक वसूल कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बिखरे बालों को समेटना चाहा, अपने हाथों पर नाखूनों की खरोंचें देखकर मैं हैरत में मुब्तला हुई। लेकिन ऐसी ही खरोंचें मेरे पूरे जिस्म पर मौजूद थी, जैसे रात को मेरे साथ बड़ी बेहसी का मुजाहरा किया गया था। मेरे हाथ में पहनी चूड़ियाँ टूट कर मेरे हाथों को ज़ख्मी कर चुकी थी। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरा पूरा वजूद दर्द से चूरो चूर था। समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ शादी के नाम पर हवानियत क्यों बरती गई थी। अभी भी इसी सोच में मुब्तला थी कि जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, सामने रामस इस तौलिए से अपने बाल खुशक कर रहा था। मुझे देखकर तो तौलिया मेरे ऊपर फेंक दिया। कहने लगा, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ और ये तौलिया बाथरूम में जाकर फैला देना। मुझे अपने काम की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसलिए मेरे काम आज से तुम ही संभालना शुरू कर दो। रामस के बदले तेवर देखकर मैं शर्मसार सी रह गई। रात को इसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। इसके बाद मैं यूं नींद में गई जैसे मुझे किसी ने नशा दे दिया हो, और अब मुझे अपना ही वजूद ज़ख्मी नज़र आ रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर वॉशरूम तक गई। तैयार होकर जब मैं नीचे उतरी तो मुझे अपना एक एक कदम चलना मुश्किल लग रहा था। सीढ़ियाँ उतरते ही लाउंज में डाइनिंग टेबल पर रखा था, जिस पर पुरतकल्लफ नाश्ता मौजूद था। मैं नीचे उतरी, अपनी सास और नंद को सलाम किया, रामस के साथ बैठ गई। अब ये मैं नाश्ता कर ही रही थी जब एक मोटा सा शख्स 6 फुट तक लंबा और इतना ही वो मोटा भी था, बड़ी बेतकल्फ़ी से मेरे साथ बैठ गया। इसे देखकर मैं बुखला कर रह गई। मुझे देखकर अजीब अंदाज से मुस्कुरा रहा था, अजीब नज़रों से देख रहा था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि ये रामस का छोटा भाई है। फिर कहने लगी कि ये थोड़ा सा बावला है, पागल सा। ये सुनकर तो मेरा दिल दंग से रह गया था। इसकी हरकतें भी कुछ ऐसी थी, बार बार मुझे देख रहा था, अजीब अंदाज से हंस रहा था। फिर एक मुलाजिम आया, इसके मुंह सामने 10 परांठे रख दिए और पूरा बाउल सालन का इसने अपनी तरफ रखा और इसमें खाने लगा। ये देखकर मैं हैरत से देख रही थी। वो एक रोटी के बस 4 निवाले बनाता और खाता जा रहा था। पूरा सालन इसके कपड़ों पर गिर रहा था, लेकिन वो ऐसे खा रहा था जैसे कि इसने कभी खाना देखा ही ना हो। मैंने बामुश्किल ही चाय का एक कप पिया और उठकर खड़ी हो गई, लेकिन मुझे बड़ी हैरत का जोर का झटका लगा जब इस पागल शख्स ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दोबारा से कुर्सी पर बैठा दिया। मेरे अंदर से तो गोया जान ही निकल गई। मुझे वैसे ही पागल लोगों से बहुत खौफ आता था। वो कहने लगा, जब तक मैं बैठा हूँ दुल्हन तुम मेरे पास ही बैठी रहो, जल्दी से मुझे पानी दो, मुझे मिर्चें लग रही हैं। मैंने जल्दी से अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाया था। मुझे इस पागल से खौफ आने लगा था। मेरी सास ये देखकर हंसने लगी, कहने लगी, देवर की बात का इनकार मत करना, ये बहुत ज़िद्दी है। अगर कोई इसको किसी बात से मना कर दे तो ये जुनूनी सा हो जाता है। हम भी इसके किसी काम का
ना नहीं करते। नियाज़ी से नाश्ता करा था जैसे कि इसका मुझसे कोई तल्लक ही ना हो। मैंने पानी का जग लिया और गिलास में पानी डालने लगी। अभी मैं पानी डाल ही रही थी कि इसने जग मेरे हाथ से छीना, वैसे ही पीने लगा। इसका खाना खाने का अंदाज़ बिल्कुल जंगलियों जैसा था। वो मुँह लगा के जग से पानी पी रहा था और पानी इसके मुंह से बहकर इसके कपड़े भी भिगो रहा था। इसे देखकर मुझे घिन आ रही थी। बहरहाल मैंने चाय के अलावा कुछ नहीं लिया था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। रात को रामस मुझे फिर दूध का गिलास थमाने लगा, कहने लगा, ये पी लो। मैंने वो दूध का गिलास पकड़कर साइड पर रख दिया। मैंने कहा, इस दूध में क्या चीज़ है? मेरी बात सुनकर इसकी रंगत उड़ी थी। कहने लगा, क्या मतलब? दूध है और क्या है? मैंने कहा, कल भी इसको पीने के बाद मुझ पर नींद तारी होने लगी थी। मैं चाहकर भी जागने से कासर थी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, ये तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कितनी रातों से जाग रही थी, जो कल तुम लेटते ही सो गई। बहरहाल ये अम्मी ने दिया है। वो कहती हैं कि अगर औरत दूध पीकर सोए तो बच्चा खूबसूरत पैदा होता है और इन्हें अपना पोता खूबसूरत चाहिए। ये कहकर रामस ने दूध का गिलास साइड टेबल से उठाया और मेरे लबों पर लगा दिया। ना चाहते हुए भी मुझे वो दूध पीना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने दूध पिया, मुझे फिर से गनगुदगी सी होने लगी। कुछ ही देर बाद मैं नींद में जा चुकी थी। सुबह फिर मेरा वैसा ही हाल था जैसे कि शादी की पहली रात हुआ था। मैं अपने अंदर कमज़ोरी महसूस कर रही थी। मेरे कमरे में इस वक्त कोई भी मौजूद ना था। मैं तैयार होकर बाहर आई तो लॉन्च में ही मेरी सास, नंद और देवर नाश्ता कर रहे थे। रामस कहीं भी नहीं था। अपनी देवर को देखकर तो मेरा दिल ही डर गया। चाहकर मैं टेबल पर बैठ के नाश्ता भी करूं, लेकिन वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मेरी सास कहने लगी, आओ बैठो, नाश्ता करो। मैं अपनी नंद के बराबर में बैठ गई। मेरा देवर मुसलसल मुझे देख रहा था और रोटी पे रोटी अपने अंदर उतार रहा था। मेरी सास और नंद नाश्ता कर चुकी थी, इसलिए उठकर चली गई। मजबूरन मैं अकेली ही टेबल पर बैठी थी। जब देवर ने ऐसी बात मुझसे कही कि मैं सुन के दंग सी रह गई। ऐसी बात कोई भी शख्स नहीं कह सकता। ये बात तो बस शौहर जानता है या फिर वो लड़की, कोई तीसरा शख्स नहीं जान सकता। मेरा देवर कैसे जानता था? अब वो मुझे देखकर हंस रहा था। मेरी हालत अजीब गैर सी होने लगी थी। मैंने सब कुछ वहीं छोड़ा और अपने कमरे में आकर बैठ गई। ये सोचने लगी कि रात को मुझे रामस नशे वाला दूध क्यों पिलाता है। इसकी बीवी थी, इसके हक में जायज़ थी। फिर मुझे नशे में रखने का क्या मकसद था? और फिर मेरे देवर का ऐसी बात कहना जो सिर्फ मियाँ बीवी के बीच में ही होती है। वो बात देवर तक कैसे पहुंची? और वो भी ऐसा शख्स जो कि नीम पागल था। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। रात को जब रामस ने मुझे दूध का गिलास दिया तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, आज मैं हरगिज़ ये दूध नहीं पीऊँगी। इसमें यकीनन नशे की चीज़ है। इसने गिलास मेरे मुंह पर रखा तो मैं पीछे हट गई और हाथ से गिलास पीछे कर दिया। मैंने कहा, नहीं रामेश, आज मैं किसी कीमत पर ये दूध नहीं पीऊँगी। ये मेरा कहना था कि रामस गुस्से से पत्थर सा गया। कहने लगा, क्यों नहीं पियोगी? देखो, मैं बहुत जुनूनी किस्म का इंसान हूँ और तुम बिना नशे के मेरा जुनून बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमसे शादी करने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं जानता था कि कोई भी नाजुक नदाम लड़की मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। इसीलिए चुपचाप जो मैं करता हूँ इससे पे कुछ भी मेरे ख़िलाफ़ मत किया करो। पियो, ये दूध है, इसमें नशा। इस बार इसने ज़बरदस्ती वो गिलास मेरे मुंह पर लगाकर मुझे पिलाया था। मैं बहुत बार पीछे करती रही, लेकिन मेरी एक भी इसके सामने नहीं चली थी। एक माह गुजर गया था और मैं इस एक माह के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, यहाँ तक कि मेरा 30 किलो वज़न कम हो चुका था। मेरी रंगत काली और पीली सी होने लगी थी, क्योंकि हर रात मैं एक वैश्याना सलूक खुद पर बर्दाश्त करती थी। अब तो खाते पीते वक्त मेरे हाथ कांपने लगते थे। हालांकि इस घर में हर काम के लिए मुलाजमीन थे, मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता था। मुझे लगता था जैसा मेरा वजूद कमज़ोर होता
चला जा रहा है। मेरी आंखों के गिर्द गहरे हल्के से पड़ गए थे। दोपहर के वक्त मेरी सास जा रही तो मैंने कहा मुझे भी अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाएं। वो मुझे भी अपने साथ ले गई। डॉक्टर ने मुझे ताकत की दवाइयाँ दी और मेरे कुछ ब्लड टेस्ट लिए। इसके बाद आराम का मशवरा दिया। मेरी सास जानना रवायती किस्म की नहीं थी। मुझे पर रोक टोक करती या काम की ज़िम्मेदारियाँ डालती। वापसी पर मेरी सास कहने लगी कि नहीं शॉपिंग मॉल पर कुछ शॉपिंग करनी है, लेकिन मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मैं शॉपिंग मॉल में घूमती, मैं गाड़ी में ही बैठी रही। यूं ही वक्त गुजारी के लिए सामने बैठे बने रेस्टोरेंट को देखने लगी। बहुत से लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे और कुछ वहाँ से निकल रहे थे, जब अचानक मेरी नज़र रामस पर पड़ी और जिसको मैंने रामस के साथ देखा था वो इसे देखकर तो मैं अपने होश हवास खो बैठी। वो दोनों गाड़ी से उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। मेरी गाड़ी दूसरे मेन रोड पर थी और मॉल के बिल्कुल सामने खड़ी थी। ड्राइवर भी मेरी सास के साथ मॉल के अंदर जा चुका था ताकि इनका सामान उठा सके। मैं गाड़ी से नीचे उतर गई, रोड क्रॉस किया और इसी रेस्टोरेंट में चली गई जहां पर रामस और वो लड़की गए थे। जहां वो बैठे थे इन दोनों की मेरी जाना पुश थी। मैं खामोशी से पिछली नश्त पर बैठ गई और बैठी भी यूं कि मेरी कमर ही इनकी जानब थी। जो बातें मैंने इनकी मुबीन सुनी थी वो सुनकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मुझे लगा शायद मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई है। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया था। रामस, इसने क्यों मुझसे शादी की? क्या मकसद था इसका? ये मैं जान चुकी थी। आगाही मेरे लिए इस कदर अजियतनाक थी कि मेरे आंसू बह रहे थे। मैं खामोशी से उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। सामने ही रोड पर जहां मेरी सास की गाड़ी खड़ी थी, ड्राइवर और मेरी सास गाड़ी के इस पास खड़े दाएं बाएं मुझे ढूंढ रहे थे। मैंने रोड क्रॉस किया और गाड़ी में आकर बैठ गई। अभी अभी मेरे आंसू बह ही रहे थे। मैं घर वापस आ गई, किसी से भी कोई भी बात ना की, कमरे में आकर बैठ गई। रात को जब रामिस मेरे कमरे में आया, इसने मुझे दूध का गिलास दिया तो मैंने इसके हाथ से पकड़ लिया। फिर मैंने इसे कहा कि मैं अपनी कुछ मेडिसिन बाहर भूल गई हूँ, लॉन्च में ही होगी, मुझे ला दें, वो दूध के साथ ही खा लूँगी। 1 महीने से मैं चुपचाप इसकी हर बात मान रही थी, इसलिए अब इसे लगे कि शायद मैं वो दूध पी लूँगी। जैसे ही रामस इस कमरे से बाहर गया, मैं बेड से खड़ी हुई और दूध खिड़की से बाहर गिरा दिया। मैंने कमरे की खिड़की बाहर लॉन में खुलती थी। पौधे के बीच मैंने दूध गिराया और अपने पर्स से एक मिल्क पैक निकालकर गिलास में डाल लिया। मुझे ये जानना था कि रामस रात को मुझे नशे का दूध पिलाकर मेरे साथ करता क्या है। जब रामस इस कमरे में आए तो मैंने इसे मुस्कुरा कर देखा। इसने मेरी मेडिसिन मुझे दी। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा, मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। मुझे अपने अंदर बहुत वीकनेस फील हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी थी। इसने लापरवाही से कंधे उचकाए कहने लगा, ठीक है, खा लो मेडिसिन। मैंने अपनी मेडिसिन दूध के साथ ली और इसके बाद बेड पर लेट गई। ऐसे जाहिर करने लगी जैसे मैं नींद के नशे में जा चुकी हूँ। कुछ देर बाद रामस इस कमरे से बाहर जा चुका था। मुझे वो बातें याद आने लगी जो रेस्टोरेंट में मैंने रामस और अपनी छोटी बहन की सुनी थी। मैंने अपनी छोटी बहन को ही रामस के साथ गाड़ी से उतर कर रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा था। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरी सबसे छोटी बहन रामस के साथ। इसीलिए मैं गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट में चली गई और इनके बिल्कुल पीछे वाली टेबल पर बैठ गई। रामिस मेरी बहन कह रहा था कि अब वो ये ड्रामा मज़ीद नहीं कर सकता। मेरी बहन कहने लगी कि देखो, जो काम तुम मेरी बहन के साथ कर रहे हो वो सिर्फ चंद माह ही जी सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। वो कहने लगा, मुझे तुम्हारी मोटी बारी बहन को देखकर गिन आती है। मुझे जैसा खूबसूरत गबरू नौजवान किसी तरह इस औरत को बर्दाश्त करता है मैं ही जानता हूँ। तुम खुद को देखो, तुम कितनी खूबसूरत और हसीन हो। अपनी बहन को देखो जो तुम्हारे
पासकू भी नहीं। बस मेरी मजबूरी ये है कि तुम्हें पाने के लिए मुझे इसे अपनाना पड़ा। ये मेरी तुमसे मोहब्बत की इंतहा है। फिर बहन मेरी मुस्कुराने लगी, कहने लगी, मैं जानती थी कि इस बार मेरी माँ कभी भी मेरी बड़ी बहन को छोड़कर छोटी की शादी नहीं करेगी। और फिर तुम मुझसे उम्र में 10 साल बड़े भी थे। और मेरी वालदा साफ इनकार कर देती। और फिर मैं जानती जितनी खूबसूरत और हसीन हो, मेरे लिए रिश्तों की कमी ना होती। इसलिए मैंने मेरी बहन वैसे तो किसी काम की है नहीं, अगर वो मेरे यूं काम आ सकती तो क्या मज़ायका। अभी भी मैं ये बातें सोच ही रही थी, मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी बहन की बात सुनकर इसने मुझे अपनी शादी के लिए इस्तेमाल किया था। कमरे का दरवाज़ा खुला और जो मेरे कमरे में दाखिल हुआ, इसे देखकर मैं उठ कर बैठ गई। और वो मेरा देवर था, 6 फुट का जिन्नमा नीम पागल शख्स। इसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मुस्कुराते हुए मेरे पास आने लगा। मैंने फौरी से खड़ी हो गई। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरे पूछने पर वो कहने लगा, रोज़ मेरा भाई मुझे ही तो तुम्हारे कमरे में भेजता है, कहता है जाओ ऐश करो। मैंने कहा निकलो मेरे कमरे से बाहर, लेकिन वो बाहर जाने की बजाय मेरे पास आने लगा। क्योंकि बाहर जाओ, मुझे तो मेरे भाई ने भेजा है और रोज़ मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तो आज बाहर क्यों जाऊँ? मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो वो मेरे सामने खड़ा हो गया, कहने लगा तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकती। मैंने कहा अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं शोर मचा दूंगी। मेरा ये कहना था, इसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे धकेलते हुए बेड पर ले गया। रात को इस शख्स ने मेरे साथ जो किया, मैं रोती बिलबिलाती रही, लेकिन इस शख्स के अंदर तो जैसे कोई जंगली जानवर था। सुबह होते ही वो मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मेरा दिल चाहा कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। मेरी बहन यही तो चाहती है कि मैं मर जाऊँ अपने मुफाद के लिए। इसने मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना दी। मैं यही सोच रही थी कि जब मेरे मोबाइल पर बेल बजने लगी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मेरी डॉक्टर का फ़ोन था। कहने लगी तुम्हारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं, तुम्हें सोलो पॉइज़न दिया जा रहा है जो कि तुम्हारे वजूद में फैलने लगा है। अगर इसका इलाज नहीं करवाया तो तुम मर सकती हो। मर सकती हो। मेरी छोटी बहन जैस्मिन में मासूम गुड़िया समझती थी। इसने कितना भयानक खेल मेरे साथ खेला था। वो एक बार मुझसे कह देती कि इसे रामस से शादी करनी है, मैं खुद अपनी वालदा से इनकार कर देती। जहाँ मैंने 3 बहनों की शादियाँ देखी थी, चौथी की भी देख लेती, लेकिन इसने जो किया था, मेरे रिश्तों पर से एतबार उठ गया था। मैंने अपना सामान पैक किया, खामोशी से दारुल-मान चली गई। लोगों की खिदमत को अपने जीने का मकसद बना लिया। मैं नहीं जानती कि मेरी बहन ने रामस से शादी की या नहीं। लोग मेरे बारे में क्या कहते होंगे, मगर सोचती हूँ जो गुनाह की ज़िंदगी मैं वहाँ गुजार रही थी, मैं मज़ीद गुजारना नहीं चाहती थी। अगर मैं सच्चाई सबको बता भी देती तो कोई फ़ायदा ना था। यहाँ पर सच सुनना कोई भी नहीं जानता। वो मुझे अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहती थी, मेरी जान लेना चाहती थी। मैंने खुद ही इसका रास्ता साफ़ कर दिया, क्योंकि आज भी मेरे दिल में मेरी बहन के लिए मोहब्बत बाकी थी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।